कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 1 पुनर्जन्म से 1988 तक। श्याओ यू उठो, जल्दी ही रात के 12 बजने वाले हैं। उठो और पकौड़े खाओ। फैंग यू को लगा कि यह आवाज़ थोड़ी अनजान है, लेकिन फिर भी उसे बहुत प्यार महसूस हुआ। उसने बुदबुदाते हुए जवाब दिया और अपनी आंखें खोलीं। उसने एक जवान चेहरा देखा जो सिर्फ उसकी याद में है। बहन, अब तुम जाग गए हो, जल्दी से अपना चेहरा धो लो। मैंने तुमसे कहा था कि शराब मत पीना, फिर भी तुम जिद कर रहे थे। तुम स्प्रिंग फेस्टिवल नाइट शो मिस कर गए थे। फैंग डैनिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। स्प्रिंग फेस्टिवल की रात? आज लूनर न्यू ईयर की शाम है। फैंग यू को कन्फ्यूजन हो रहा था। उसने चारों ओर देखा। एक पुराना कमरा, 6 स्क्वायर मीटर से भी कम, एक सिंगल बेड, पैच वाला बिस्तर, एक पुरानी लकड़ी की टेबल, ऊपर एक 20 वॉट का इनकैंडेसेंट बल्ब था जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। दीवारों पर पुराने अखबार लगे थे। ये सभी नेशनल इवेंट थे जो उसे याद नहीं थे। क्या यह उसके बचपन का पुराना फार्म हाउस नहीं है? लेकिन ये घर तो शहर के विकास के साथ बहुत पहले ही गिरा दिया गया था, और मेरी बहन इतनी छोटी कैसे हो गई? फैंग यू ने अपना हाथ उठाया तो पाया कि यह पक्का कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उसके हाथ छोटे हो गए थे और उसकी बाहें पतली हो गई थीं। वह जल्दी से बिस्तर से कूदकर दरवाजे के फ्रेम के पास खड़ा हो गया। दरवाजे के फ्रेम पर चाकू से उसकी हाइट के निशान बने थे, जो वह हर साल लूनर न्यू ईयर की शाम को बनाता था। सबसे ज़्यादा निशान 1988 166 सेंटीमीटर्स का है। यह 1988 था। उसे अभी जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होना था। उसने खुद को चिकोटी काटी और दर्द के कारण लगभग चिल्ला पड़ा। यह कोई सपना तो नहीं था। फैंग यू ने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ किचन के पैन से पकौड़े पका रही थी। वह एक छोटे से घर में रहता था। किचन उसके कमरे के ठीक बाहर था और किचन के दूसरी तरफ लिविंग रूम था। लिविंग रूम को फार्म का सेंट्रल रूम भी कहा जाता था। तुम उठ गए। क्या तुम भविष्य में भी शराब पीने की हिम्मत करोगे? झांग महुआ अपने बेटे को प्यार से देखता है। फैंग यू ने अपनी काले बालों वाली माँ को आंसू भरी आंखों से देखा। माँ, आपने बहुत मेहनत की थी। क्या बात कर रहे हो? जल्दी से अपना चेहरा धोकर टीवी देखो, पकौड़े जल्द ही तैयार हो जाएंगे। फैंग यू की बात सुनकर झांग महुआ बहुत खुश हुई। इससे पता चला कि उसका बेटा बड़ा हो गया था। जब फैंग यू ने अपने पिता को लिविंग रूम में बेंच पर बैठे देखा तो उसके होंठ कांपने लगे। आने वाले सालों में जब वह पैसे कमा सकता था तो उसके पिता को एंड स्टेज ब्रेन कैंसर का पता चला और 3 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। अपने पिता के गुजर जाने के कारण फैंग यू कुछ सालों तक परेशान रहा। पापा, फैंग शिंगताई ने मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखा। ओह, तुम उठ गए। अभी भी चक्कर आ रहे हैं? आओ, टीवी देखो। यह पारंपरिक लोक नृत्य है। अब चक्कर नहीं आ रहा। शराब का नशा उतर गया है। पापा, मैं बाद में आपके साथ पीना चाहता हूँ। अपने पापा का गुस्सा देखकर फैंग यू ने जल्दी से समझाया, बियर चलेगी। अपनी जिंदगी में फैंग यू ने अपने पिता के साथ बस कुछ ही बार शराब पी थी। अब फैंग यू की सबसे ज़्यादा इच्छा थी कि वह फिर से अपने पिता के साथ शराब पिए। अभी भी सबक नहीं सीखा। ठीक है, तो और पी लो। देखो कि क्या तुम कल न्यू ईयर डे पर मिलने आ पाते हो। डैनिंग, जाओ और 2 बोतल बियर ले आओ। फैंग डैनिंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और बियर और गिलास लेने चली गई। लिविंग रूम में बिस्तर के साथ एक सिंगल बेड भी था। फैंग डैनिंग बोर्डिंग स्कूल गई थी और सिर्फ छुट्टियों में वापस आती थी। जब वह वापस आएगी तो अपनी माँ के साथ सोएगी। ये बेड फैंग जिंगताई के लिए था, लेकिन 3 साल पहले ये फैंग यू का था। लिविंग रूम की पश्चिमी दीवार पर 3 दरवाज़ों वाली एक सीधी अलमारी थी और अलमारी के ऊपर 2 सामान रखे थे। एक ठोस लकड़ी की मेज पर 14 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट रखा था, जिस पर स्प्रिंग फेस्टिवल नाइट का टीवी प्रोग्राम चल रहा था। लिविंग रूम के बीच में एक गोल फोल्डिंग टेबल थी जो डिश और टेबलवेयर से भरी हुई थी। कुल 8 डिश थीं, लेकिन सभी डिनर के बचे हुए थे। चिकन, मछली, पोर्क ट्रॉटर्स वगैरह थे। कुल 8 मीट डिश थीं। फैंग यू ने टीवी नहीं देखा, बल्कि अलमारी के सामने जाकर शीशे में खुद को देखा। हालांकि लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी फैंग यू खुद को साफ देख पा रहा था। वह अब एक टीनेजर था जिसकी नाक के नीचे एक छोटी सी चोट थी। उसने दरवाजे पर लगे दीवार कैलेंडर पर देखा। 16 फरवरी 1988, नए साल की शाम। अब वह निश्चित हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। माँ ने जल्दी से पकौड़े बनाए। फैंग यू और फैंग डैनिंग पकौड़े निकालने में मदद करने के लिए किचन में गए। सबके बैठने के बाद फैंग जिंगताई ने चॉपस्टिक उठाई। श्याओ यू, क्या तुम फिर से पीने वाले हो? झांग महुआ ने फैंग यू को घूरा। माँ, नया साल है, मुझे और पीने दो। उनकी पत्नी थी लेकिन कोई बच्चा नहीं था। क्योंकि उनके पिता की जल्दी मौत हो गई थी, इसलिए उनकी माँ उनके साथ रहती थी। उन्हें याद आया कि ये 2015 का वसंत था।
अपनी पत्नी को इनफर्टिलिटी का इलाज कराने के लिए विदेश ले जाने के लिए उन्हें कुछ पैसे कमाने की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, अपना घर और कार गिरवी रख दी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसे उधार लिए। उनके एनालिसिस के अनुसार यह एक बुल मार्केट था और बेवकूफ़ भी पैसा कमा सकते हैं। शुरुआत में मार्केट बहुत अच्छा था, उसका इन्वेस्टमेंट कम समय में 2 गुना हो गया, लेकिन उसे और प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए उसने हिम्मत करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ हाई लेवरेज का इस्तेमाल किया। अगर उसका इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ गया तो वह अपनी बाकी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएगा और फिर भी आराम से रह पाएगा। जब स्टॉक इंडेक्स 5000 पॉइंट्स तक बढ़ा तो वह भी दूसरे लोगों की तरह लालची हो गया। उसे लगा कि स्टॉक मार्केट बढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट थोड़ा बढ़ा भी, लेकिन मार्केट जल्द ही डूब गया, और क्योंकि उसने ज़्यादा लेवरेज का इस्तेमाल किया और उसके पास कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं थी, इसलिए उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उधार लिए गए पैसे चुकाने के बाद वह चच के चूहे जितना गरीब हो गया था। उसकी पत्नी को नहीं पता था कि घर और कार गिरवी रख दी गई है। फैंग यू को समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर अपने परिवार का सामना कैसे करे। वह दिवालिया हो गया था। उसी दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और गलती से कई लोगों के सामने सड़क पर गिर गया और एक बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस तरह इसे सुसाइड नहीं माना जाना चाहिए। उसने जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी उससे लाखों का पेमेंट होगा। ये घर और कार को छुड़ाने और अपनी माँ और पत्नी के लिए भी कुछ पैसे छोड़ने के लिए काफ़ी होना चाहिए। उसे याद आया जब उसने एक बड़े ट्रक को अपनी ओर तेज़ी से आते देखा था। उसने सोचा कि अगर भगवान उसे वापस आने का मौका दे तो वह दोबारा मरना नहीं चाहेगा। वह चाहता है कि उसका परिवार आराम से ज़िंदगी जिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि भगवान उसे दोबारा वापस आने का मौका देंगे। क्योंकि भगवान ने उसे वापस आने दिया था, इसलिए इस बार वह अपनी पिछली ज़िंदगी का पछतावा नहीं करेगा। वह अमीर बनना चाहता था, वह इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक लेजेंड बनना चाहता था। ये सोचकर फैंग यू खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, मैं फैंग यू वापस आ गया था। श्याओ यू, चिल्लाना बंद करो और जल्दी से सो जाओ। झांग महुआ दीवार के दूसरी तरफ से चिल्लाए। साथ ही अपने पति के बारे में शिकायत भी की। वह अपने बेटे को रात में फिर से शराब कैसे पीने दे सकता है। अपनी मां की शिकायत सुनकर फैंग यू मुस्कुराया और करवट लेकर सो गया। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 2, त्रासदी फिर से नहीं होनी चाहिए। फैंग यू सुबह उठा और उसने अपने तकिए के नीचे 10 RMB न्यू ईयर मनी पाया। उस जमाने में एक पॉप्सिकल सिर्फ 2 सेंट का और एक आइसक्रीम सिर्फ 3 सेंट का मिलता था। ये बहुत बड़ी रकम थी। फैंग यू ने अपने माता पिता को नए साल की शुभकामनाएं दी और कुछ पकौड़े खाए। फिर उसने वेन डोंगजुन को फ़ोन किया और नए साल पर मिलने के लिए उसके घर चला गया। वेन डोंगजुन अगरबत्ती लेकर खुशी खुशी आगे आगे चल रहा था। बीच बीच में वह पटाखे जलाता और इधर उधर फेंकता। फैंग यू को ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि यह बहुत बचकाना है। डोंगजुन, हम आधा गांव घूम चुके हैं और बाकी सब लगभग वैसा ही है। चलो वापस चलते हैं और भाई लियांग के साथ पोकर खेलते हैं। हालांकि गांव छोटा था और उसमें 100 से भी कम घर थे, लेकिन फैंग यू इस कड़ाके की सर्दी में घूमना पसंद नहीं करता था, खासकर जब वह भारी कॉटन पैडेड जैकेट और ट्राउज़र पहनता था। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी में थर्मल अंडरवियर और डाउन जैकेट की याद आती थी। ठीक है, चलो भाई लियांग के पास चलते हैं। डोंगजुन, श्याओ यू, तुम दोनों कहाँ गए थे? एक 17 साल का लड़का उनका स्वागत करने आया। फैंग यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने जानबूझकर इस घर से दूरी बनाई थी, लेकिन गांव बहुत छोटा था। भाई चुवान, हम पोकर खेलने के लिए भाई लियांग को ढूंढ रहे हैं, क्या आप शामिल होना चाहेंगे? पोकर कभी भी खेला जा सकता है। आज दोपहर मैं शिकार करने जा रहा हूँ, क्या आप शामिल होना चाहेंगे? लियू जिचुआन ने आमंत्रित किया। हन शब्द सुनकर वेन डोंगजुन की आंखें चमक उठीं। आमतौर पर उसके पिता उसे शॉटगन छूने नहीं देते थे, लेकिन अब लूनर न्यू ईयर था और उसके पिता बाहर जा रहे थे। क्या वह चुपके से इसे उधार ले सकता है? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, वेन डोंगजुन और फैंग यू दोनों एक साथ चिल्लाए। फैंग यू वेन डोंगजुन को बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। उसका एक पैर टूट जाएगा और उसे हमेशा पछतावा होगा। पिछले जन्म में डोंगजुन का उससे संपर्क टूटने का कारण शिकार की यह घटना थी। श्याओ यू, तुम जाना नहीं चाहते? तो डोंगजुन, अपनी शॉटगन ले लो और दोपहर में मेरे घर आ जाओ। हम उत्तर की तरफ डगडिच पर जाएंगे। भले ही हम लोमड़ियों का शिकार न कर पाएं, हम कम से कम तीतर और बत्तख तो ढूंढ ही सकते हैं। मैं वापस जाकर पहले शॉटगन साफ कर लूँगा। दोपहर में जल्दी आना। जब लियू जिचुआन ने मुड़कर देखा तो फैंग यू ने जिचुआन की आंखों में गुस्से की एक झलक देखी। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि पहले से तय थी। लियू जिचुआन के जाने के बाद वेन डोंगजुन ने उत्सुकता से फैंग यू को देखा,
चलो साथ में शिकार पर चलते हैं, क्या तुम हमेशा शॉटगन को छूना नहीं चाहते? डोंगजुन, मेरी बात सुनो। चलो पोकर खेलते हैं, शिकार पर नहीं। नए साल पर शिकार करना अशुभ होता है। इस समय लोग कम होते हैं। अगर यह नए साल से पहले होता तो बहुत ज़्यादा लोग होते और हमारे पास शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचता। आओ साथ चलते हैं, मज़ा आएगा। वेन डोंगजुन के मन में अब शिकार से मिली कई ट्रॉफियां वापस लाने और अपने पिता को दिखाने का ख्याल आया। मैं सच में नहीं जाना चाहता और तुम भी नहीं जाते। आमतौर पर तुम भी उससे मिलते जुलते नहीं हो और हम भी उसके करीब हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हम एक ही गांव में रहते थे और भले ही हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हम अजनबी भी नहीं हैं। इसके अलावा मेरे पापा गांव के लीडर हैं और अगर उनके परिवार को बंजर ज़मीन को डेवलप करने के लिए गांव का ट्रैक्टर उधार लेना है तो उन्हें अभी भी मेरे पापा की मंजूरी लेनी होगी। अब फैंग यू को समझ में आया कि लियू जिचुआन को डोंगजुन से इतनी नाराज़गी क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि डोंगजुन के पिता, गांव के नेता वेन देगुआंग, लियू जिचुआन के परिवार को गांव का ट्रैक्टर उधार देने के लिए राजी नहीं हुए थे। डोंगजुन, चलो अब पोकर नहीं खेलते, मुझे प्यास लगी है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे पापा की अच्छी चाय पीते हैं। कोई बात नहीं, हम लंच भी मेरे घर पर ही करेंगे। मैं तुम्हें अपने पापा की शॉटगन भी दिखाऊंगा। रास्ते में डोंग वेंजुन लगातार बोल रहा था लेकिन फैंग यू ध्यान नहीं दे रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि डोंगजुन के पिता अंकल वेन को कैसे बताए। वेन डोंगजुन के दरवाज़ा खोलते ही गर्म हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने कुत्ते की फर वाली टोपी और खरगोश के फर वाले दस्ताने टेबल पर फेंक दिए। फिर वेन डोंगजुन अपने पिता की चाय की पत्तियां ढूंढने के लिए भाग गया। श्याओयू, कुछ मिठाई ले लो, पाइन नट्स और खरबूजे के बीज भी हैं। डोंगजुन की माँ तांग जिंग घर पर हैं। फैंग यू को आते देखकर उन्होंने खुशी खुशी उसे ये नए साल की चीज़ें दी। हैप्पी न्यू ईयर आंटी। अंकल वेन कहाँ हैं? अरे, वह सेक्रेटरी झाओ से मिलने गए थे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फैंग यू कुर्सी पर बैठ गया और यूं ही पूछा, आंटी, हम अभी लियू जिचुआन से मिले थे। उसका परिवार डैम के बाहर बंजर ज़मीन पर जाने के लिए कंपनी का ट्रैक्टर उधार लेना चाहता है। क्या अंकल वेन इसके लिए मान गए? तांग जिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। हालांकि गांव प्राइवेट ज़मीन के डेवलपमेंट को रेगुलेट नहीं करता, लेकिन गांव का ट्रैक्टर पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं था। आज सुबह बूढ़ा लियू आया और तुम्हारे अंकल वेन से बहस कर ली। फैंग यू का दिल बैठ गया। यही वजह थी कि लियू जिचुआन जानबूझकर डोंगजुन को शिकार पर साथ ले जाना चाहता था। फिर वह जानबूझकर डोंगजुन को भालू के जाल में फंसा देता था जिससे वह अपाहिज हो जाता था। दूसरों को ये बात अजीब लग सकती है, पहले भी मेरे पापा से कई लोगों की लड़ाई हो चुकी थी। पिछली बार दादा ली ने बीजों को लेकर हुई कुछ बहस की वजह से मेरे पापा को अपनी बैसाखी से मारा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? कटाई के दौरान मेरे पापा ने पहले दादा ली की ज़मीन पर कटाई करने के लिए लोगों को भेजा और वह शांत हो गए। वेन डोंगजुन ने बेपरवाही से जवाब दिया और फैंग यू का हाथ दूर धकेल दिया। फिर उसने शॉटगन निकाली और अपनी जेब में 6 गोलियां डाल लीं। डोंगजुन, मेरी बात सुनो, मत जाओ। लियू जिचुआन जब स्कूल गया था तो उसने सिर्फ लड़ाई की थी। मुझे डर है कि इस बार उसके इरादे तुम्हारे लिए बुरे होंगे। मैं उससे नहीं डरता। देखो मेरे हाथ में क्या है। देखो क्या वह मेरे साथ गुंडागर्दी करने की हिम्मत करता है। मेरी बंदूक दिखावे के लिए नहीं है। फैंग यू को समझ नहीं आ रहा था। डोंगजुन फिर भी जाने की जिद कर रहा था। उसे लियू जिचुआन से डर नहीं लग रहा था क्योंकि भले ही वह आदमी अक्सर लड़ाई झगड़े करता था लेकिन वह हथियार इस्तेमाल नहीं करता था। अगर मारपीट की नौबत आती तो डोंगजुन उससे डरता नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए वेन डोंगजुन खड़ा हुआ। ठीक है, अब समय हो गया है। तुम पहले घर जाओ, मैं लियू जिचुआन को ढूंढने जा रहा हूँ। फैंग यू को याद आया कि पिछले जन्म में लियू जिचुआन ने सैनिक बनने और गांव छोड़ने तक कोई बंदूक इस्तेमाल नहीं की थी। अगर फैंग यू भी उनके साथ गया तो वह डोंगजुन को भालू के जाल से निकलने में मदद कर पाएगा। 1 मिनट रुको डोंगजुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच में, मुझे पता था कि तुम जाना चाहते हो। जल्दी वापस जाओ और अपने घर की शॉटगन चुरा लो। याद रखना कि इसे एक बोरे में लपेटना है और अपनी माँ को बताना कि तुम किसान को पकड़ने जा रहे हो। वेन डोंग ने उत्सुकता से फैंग यू को देखा, उसे मुझे पता था कि तुम जाना चाहते हो वाली नज़र से देखा। फैंग यू ने आह भरी और जल्दी से घर वापस भागा। उम्मीद है कि यह सच में बस एक एक्सीडेंट था और इस बार बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 3 भालू। घर पहुंचकर फैंग यू ने जल्दी से शॉटगन उठाई, वेन डोंगजुन से मिला और लियू जिचुआन से मिलने चला गया। लियू जिचुआन 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने फैंग यू को शॉटगन पकड़े देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसने अपनी शिकार वाली राइफल उठाई और फैंग यू और डोंगजुन के साथ डगडिच की ओर चल दिया। फैंग यू, तुमने कहा था कि तुम साथ नहीं आना चाहते थे, लेकिन तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? लियू जिचुआन ने चलते समय अचानक पूछा। वैसे भी घर पर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ आने का फैसला किया। फैंग यू ने लियू जिचुआन को ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। फैंग यू ने लियू जिचुआन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं देखा। क्या उसने उसे गलत समझा था? मुझे पता था कि तुम जाना चाहते हो। आज मेरे पीछे आओ और मैं पक्का करूंगा कि तुम खाली हाथ घर न जाओ। डगडिच तक पहुंचने से पहले वे लगभग 1 घंटे तक चले। लियू जिचुआन ने अपनी जेब से ब्लैक एंटीलोप सिगरेट का एक पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट ली और डिब्बा फैंग यू और डोंगजुन को दिया। मैं स्मोकिंग नहीं करता, फैंग यू ने हाथ हिलाया। अगर वह स्मोकिंग करना भी चाहता तो वह इस तरह की बिना फिल्टर वाली सूखी तंबाकू वाली सिगरेट नहीं पीता। सिर्फ हार्डकोर स्मोकिंग करने वाले ही इस तरह की सिगरेट झेल सकते हैं। वेन डोंगजुन ने भी हाथ हिलाया। भाई चुवान, मैं भी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जब हम वापस आ रहे होंगे और मैं चलने में बहुत थक जाऊंगा तो मैं आपसे एक सिगरेट ले लूंगा। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाऊंगा। याद रखना, इस एरिया में इधर उधर मत भागना, यहाँ शिकार के कई जाल पड़े हैं। सबसे ज़रूरी बात, जब बंदूक इस्तेमाल न कर रहे हों तो हमेशा बंदूक की नाल नीचे की तरफ रखें। यह एक्सीडेंट से बचने के लिए है। बहुत जल्दबाजी में गोली मत चलाना, गलती से किसी को चोट पहुंचाने से बेहतर है कि गोली मिस हो जाए। लियू जिचुआन ने कहा, मुझे पता है, जल्दी करो, एक तीतर अभी अभी उड़कर आया है। वेन डोंगजुन ने कहा। फैंग यू ने लियू जिचुआन को हैरानी से देखा। जिस तरह से वह बात कर रहा था उससे लग रहा था कि उसका डोंगजुन को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उनके साथ इस शिकार पर शामिल हो गया था, या मैं ज़्यादा सोच रहा था और यह सच में एक एक्सीडेंट था? मेरे पीछे आओ और जहां मैं गया था वहां जाने की कोशिश करो। ठीक है, रुको। फैंग यू, तुम इस पेड़ के पीछे छिप जाओ। तुम गोलियां लोड कर सकते हो लेकिन बंदूक नीचे की ओर रखो। भाई चुवान, डोंगजुन को यहीं रहने दो, मैं सामने वाले पेड़ के पास छिप जाऊंगा। फैंग यू अभी भी वेन डोंगजुन को लियू जिचुआन के साथ अकेले जाने से सावधान था। ठीक है, डोंगजुन यहीं रहो, हम 30 मीटर दूर रहेंगे। अगर बंदूक में सिफाया भी हो गई तो किसी को चोट नहीं लगेगी। याद रखना, इस पेड़ के पास रहना। इस आसपास बड़े शिकार के लिए जाल हैं। बड़े जाल में पैर रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। लियू जिचुआन ने आदेश दिया। वेन डोंगजुन ने हाथ हिलाकर उन्हें और तेज चलने का इशारा किया। फिर वह पेड़ पर झुककर अपनी बंदूक में गोलियां भरता है और सामने देखता है। तुम यहीं बैठ जाओ, जब तक तुम्हें कोई बड़ा शिकार न दिखे चिल्लाना मत। मैं वहां जाऊंगा और हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, लियू जिचुआन ने कहा और गहरी बर्फ में आगे की ओर चल दिया। ठीक है, फैंग यू ने सिर हिलाया और अपनी शॉटगन लोड करना शुरू कर दिया। आप लियू जिचुआन को जैसे भी देखें, ऐसा नहीं लगता कि वह डोंगजुन को नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन दोपहर में उसकी आंखों में गुस्से के निशान को कैसे समझा जाए। फैंग यू को भरोसा था कि अपने 40 साल के जीवन के अनुभव के साथ वह जिचुआन के बारे में गलत नहीं हो सकता। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद वेन डोंगजुन बेसब्र हो गया। वहां कोई तीतर नहीं थे, रोहिरन, लिंक्स, जंगली बिल्लियां, लोमड़ी वगैरह जैसे बड़े जानवर तो दूर की बात है। उसे हैरानी हुई कि क्या वे आज खाली हाथ घर जा रहे हैं। वे यहां तक पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा चले थे और वापस आने में भी 1 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। इसके अलावा वे इस ठंडी जगह पर 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। वेन डोंगजुन ने अपनी नाक साफ की। उसे फैंग यू की सलाह माननी चाहिए थी और घर पर रहकर पोकर खेलना चाहिए था। यह इसके मुकाबले ज़्यादा आरामदायक होगा। टकराना, दूर से गोली चलने की आवाज़ आई। वेन डोंगजुन सीधा हुआ और उसने देखा, लियू जिचुआन ने एक लिंक्स को गोली मार दी थी। ग्रेटर दैन। वेन डोंगजुन उत्साह से खड़ा हुआ और लियू जिचुआन की ओर दौड़ा, ये भूलकर कि उसे इधर उधर नहीं भागना था। लियू जिचुआन अचानक जंगल से बाहर भागा, डोंगजुन को इशारा करने के लिए हाथ जोड़कर। वेन डोंगजुन को लगा कि लियू जिचुआन उसे दिखा रहा है और वह और भी तेज भागा। हालांकि फैंग यू समझ गया कि लियू जिचुआन कोशिश कर रहा था कि डोंगजुन आगे ना बढ़े। फैंग यू ने वेन डोंगजुन को पकड़ लिया। डोंगजुन, वहां मत जाओ, इस जंगल में जाल हैं। डरने की क्या बात है, ये पैरों के निशान देखो। जब तक मैं इन पैरों के निशानों को फॉलो करता रहूंगा मैं किसी जाल में नहीं फंसूंगा। वेन डोंगजुन ने बेपरवाही से कहा। हो सकता है कि वह लिंक्स अभी भी जिंदा हो, मैंने अभी तक कोई जिंदा लिंक्स नहीं देखा है। फैंग यू कुछ कहना चाहता था लेकिन अचानक उसने देखा कि लियू जिचुआन उनकी ओर दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, जल्दी करो, भागो, पैरों के निशानों का पीछा करो। थोड़ी ही दूर पर जंगल से एक बड़ी परछाई निकली। एक भालू। भाई चुवान, बचो। वेन डोंगजुन ने अपनी बंदूक तानी।
उसने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी भालू पर गोली नहीं चलाई थी। फैंग यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, ये डोंगजुन बेवकूफ़ है या बहादुर, जब तक कि उस बड़े भालू को उसके ज़रूरी हिस्सों जैसे कि भाई चुवान, भालू को यहाँ ले आओ। फैंग यू ने दांत पीसते हुए वेन डोंगजुन को जाल वाली जगह की तरफ खींचा। अगर भालू जाल में नहीं फंसा तो उन तीनों में से कम एक को यहाँ मरना पड़ेगा। बेशक यह आदमी लियू जिचुआन होने का सबसे ज़्यादा चांस था। उस समय लियू जिचुआन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास अपनी बंदूक लोड करने का भी समय नहीं था। वह जल्दी से फैंग यू की ओर भागा। अगर बदकिस्मती से उसका पैर किसी जाल पर पड़ जाता तो वह पक्का मर जाता। क्या साल के इस समय भालुओं को हाइबरनेट नहीं करना चाहिए? ये भालू अभी क्यों भाग रहा था? अगर भालू बस पास से गुजर रहा था तो अगर हम छिपे होते तो उसे हमारी तरफ नहीं आना चाहिए था। ये भालू ज़रूर भूखा होगा और खाना ढूंढने के लिए हाइबरनेशन से बाहर आया होगा। इसके अलावा बंदूक की आवाज़ से भालू घबरा गया था। गुस्से में भालू का सामना करते समय शिकारी कुत्तों के झुंड के साथ सबसे अनुभवी शिकारी को भी भागना पड़ता है। फैंग यू और वेन डोंगजुन ने जल्दी से अपनी बंदूकें लोड की और देखा कि लियू जिचुआन उनकी ओर दौड़ा और भालू भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। लियू जिचुआन ने बहुत प्रार्थना की कि भागते समय उसका पैर किसी जाल पर न पड़े। भारी बर्फबारी के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहा था कि जमीन पर कोई जाल है या नहीं। तड़क, एक जाल फंस गया। लियू जिचुआन जमीन पर गिर गया। खुशकिस्मती से यह एक छोटा जानवर का जाल था। वह जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से जाल से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। भालू और पास आ रहा था। उसके और भालू के बीच सिर्फ 10 मीटर से भी कम की दूरी थी। टकराना, गोली की आवाज़। भालू एक कदम पीछे हटा और उसके कान पर खून के धब्बे हैं। गर्जन, भालू और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। कांपते हाथों से फैंग यू ने अपनी बंदूक पकड़ी। अपनी पिछली और आज की जिंदगी को मिलाकर उसने सिर्फ छोटे पक्षियों पर ही गोली चलाई थी। टकराना, एक और गोली चली। भालू के मुंह पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए। वेन डोंगजुन ने भी भालू को मारा था, लेकिन भालू अभी नीचे नहीं गिरा था। इसके बजाय भालू ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और लियू जिचुआन की तरफ दौड़ा जो अभी भी जमीन पर था। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 4, घर वापसी। भगवान का शुक्र है, भालू एक बड़े जाल में फंस गया जो भालुओं के लिए था और दर्द से गुर्राते हुए जमीन पर गिर गया। लियू जिचुआन अपने पैर में फंसे जाल से आज़ाद हुआ और जल्दी से अपनी बंदूक लोड कर ली। दुर्घटनाग्रस्त जाल होने के बाद भी भालू ने लियू जिचुआन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जाल एक मोटी मेटल की चेन से जुड़ा हुआ था और दूसरा सिरा एक पेड़ से बंधा हुआ था। चेन की लंबाई की वजह से भालू लियू जिचुआन तक नहीं पहुंच पाया। बैंग बैंग बैंग, लगातार 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। फैंग यू, डोंगजुन और लियू जिचुआन ने एक एक गोली चलाई। भालू पास होने की वजह से बच नहीं पाया और तीनों गोलियां भालू के सिर पर लगीं। भालू जमीन पर गिर गया और कुछ बार छटपटाया। खून धीरे धीरे बहकर बर्फीली जमीन पर फैल गया। लियू जिचुआन जल्दी से उठा, अपनी शॉटगन रीलोड की और धीरे धीरे भालू के पास गया। टकराना, भालू ने 2 बार और हिलना बंद कर दिया। लियू जिचुआन एक पेड़ पर झुक गया और अपनी शॉटगन को फिर से लोड किया। कांपते हाथों से उसने ब्लैक एंटीलोप सिगरेट का अपना पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाई। फैंग यू और वेन डोंगजुन पास आए, सिगरेट का पैकेट उठाया और एक एक सिगरेट जलाई। धन्यवाद। सिगरेट पीने के बाद लियू जिचुआन ने कहा, हा, हमें धन्यवाद देना बंद करो। भाई चुवान, हमने एक भालू का शिकार किया था और हम उसे पक्का बहुत सारे पैसे में बेच सकते हैं। वेन डोंगजुन की आंखें चमक उठी जब उसने गांव लौटने पर दूसरे गांव वालों की जलन भरी नज़रों के बारे में सोचा। वेन डोंगजुन के रवैये को देखकर फैंग यू चुप रह गया। फैंग यू लियू जिचुआन को देखता रहा। लियू जिचुआन ने अभी भी अपनी भरी हुई शॉटगन पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। भाई चुवान, डोंगजुन, चलो एक डील करते हैं। मैं तुम दोनों से यह भालू खरीदूंगा और बदले में तुम्हें जुताई और बुवाई के लिए अपने परिवार का 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उधार दूंगा। फैंग यू ने कहा। उसे अचानक यह आइडिया आया था। इस तरह वह डोंगजुन के लिए लियू जिचुआन की नाराज़गी मिटा सका और अपने भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर कुछ प्रॉफिट भी कमा सका। वह गांव में ट्रैक्टर चलाकर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया, लेकिन शहर में इस भालू के बहुत सारे खरीदार होंगे। हालांकि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय नहीं था, लेकिन एक शानदार मौका आ रहा था। शुरू में उन्हें लगा कि वे यह मौका चूक जाएंगे, लेकिन अब न केवल वे इस मौके का फ़ायदा उठा पाए, बल्कि उनका इन्वेस्टमेंट प्लान उनके शुरुआती शेड्यूल से कई साल आगे हो सकता है। लियू जिचुआन ने अपनी शॉटगन ज़मीन पर फेंकी और उत्साह से फैंग यू का हाथ पकड़ लिया। सच में? क्या तुम्हारे पापा इसके लिए राज़ी होंगे? अगर मैं अपने पापा से वादा करूं कि मुझे शहर के किसी जाने माने हाई स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा तो वे ज़रूर मान जाएंगे। डोंगजुन, तुम क्या सोचते हो?
क्या तुम इस डील के लिए राजी हो? वेन डोंगजुन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं उस लिंक्स को ले जाऊंगा और तुम दोनों को दूसरों को बताना होगा कि मैंने ही उसका शिकार किया था। साथ ही मैंने ही सबसे पहले भालू को मारा था। ठीक है, डील। चलो जल्दी से एक स्लेज बनाते हैं और गांव वापस चलते हैं। इस भालू का वजन कम से कम 100 से 150 किलोग्राम है। इसे गांव वापस लाना आसान नहीं होगा, फैंग यू ने कहा। उसे डींगे हाँकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लियू जिचुआन ने भालू को फिर से चेक किया। भालू का शरीर ठंडा हो गया था, वह पक्का मर चुका था। लियू जिचुआन ने लिंक्स को भी उठा लिया। फैंग यू और वेन डोंगजुन ने पेड़ की डालियों और बोरियों का इस्तेमाल करके एक सिंपल स्लेज बनाया। जब वे गांव लौटेंगे तो वे आकर्षण का केंद्र होंगे। ओल्ड वेन डोंगजुन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है? तांगजिंग ने चिंता से पूछा। उसे क्या हो सकता है? उसने मेरी शॉटगन चुरा ली है। वह डक डिच पर शिकार कर रहा होगा। उसे आधे घंटे में वापस आ जाना चाहिए। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी एक पड़ोसी उनके घर में दौड़कर आया। गांव के नेता, आपका हीरो वापस आ गया है। अरे ओल्ड जाओ, कौन हीरो? तांगजिंग ने पूछा। आपके घर का बड़ा हीरो। भाभी, आपके बेटे ने इस बार एक बड़ा शिकार किया। पता है उसने क्या पकड़ा? एक भालू, एक बड़ा भालू। उसे वापस लाने के लिए उसने स्लेज का इस्तेमाल किया। सब लोग भालू को देखने के लिए जमा हो रहे हैं, पड़ोसी ने उत्साहित होकर कहा। वेन डेगुआंग और तांगजिंग बाहर भागे और उन्होंने अपना दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। भाई जून, क्या तुमने सच में इस भालू और लिंक्स को गोली मारी है? एक 8 साल के बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, अगर मैं न होता तो ये दोनों जानवर भाग जाते। मैंने इस भालू का कुछ मील तक पीछा किया और एक ही गोली में उसे मार डाला। हाँ, जिचुआन और फैंग यू ने भी मदद की। वेन डोंगजुन ने बच्चों के साथ छठी बार शेखी बघारी। पहले वाला वर्षन था कि उन तीनों ने मिलकर भालू का शिकार किया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानी बदलकर भालू को खोजने और कुछ ही शॉट्स में उसे मारने वाले वर्षन में बदल गई। हर बार वह बताता है कि फैंग यू, वेन डोंगजुन और लियू जिचुआन के परिवारों को छोड़कर भीड़ जल्द ही तितर बितर हो गई। तीनों परिवारों ने भालू की लाश को फैंग यू के घर तक ले जाने में मदद की, जो सबसे पास था। अंकल फैंग यू ने वादा किया था कि बसंत में जब आप जुताई कर लेंगे तो हम ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। बदले में भालू उसका होगा और लिंक्स वेन डोंगजुन को मिलेगा। गांव के लीडर के पास सबसे कम जमीन थी, इसलिए वह मुझसे पहले ट्रैक्टर से जमीन जोत सकता है। मेरा परिवार आखिर में जुताई कर सकता है, लेकिन हमें ट्रैक्टर ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना होगा, लियू जिचुआन ने कहा। सभी बड़े लोग फैंग यू की तरफ देखते हैं। अपने पिता को गुस्सा होते देख वह जल्दी से अपने पिता के पास गया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। फैंग शिंगताई ने फैंग यू को देखा और लियू जिचुआन के पिता की ओर सिर हिलाया। भाई लियू, कोई बात नहीं। लीडर, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तो फिर बात पक्की हो गई। मैं पहले इस लिंक्स को वापस लाऊंगा, बाद में मेरे घर आकर ड्रिंक करना। अंधेरा हो रहा है, हम पहले वापस जाएंगे। वेन डेगुआंग लिंक्स को लेकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ चला गया। लियू लाओसी और फैंग जिंगताई कुछ देर तक ट्रैक्टर के बारे में बात करते रहे और वह अपने बेटे के साथ खुश होकर चले गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा शिकार पर जाकर परिवार की सबसे बड़ी चिंता दूर कर देगा। वह जिस बंजर जमीन पर खेती करना चाहते थे वह 100 एकड़ से ज्यादा थी। इस साल उनका परिवार गरीबी से बाहर आ जाएगा और अगले साल वह एक छोटा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर खरीद पाएंगे। सबके जाने के बाद झांग मुहुआ ने फैंग जिंगताई से शिकायत करना शुरू किया, तुमने अपने बेटे की बकवास क्यों सुनी? सोचो कि अगर हम दूसरों के लिए ज़मीन जोतते हैं तो ट्रैक्टर से हम कितना कमा सकते हैं। अब हम इस भालू का क्या कर सकते हैं? इसे खा जाओ। माँ, क्या होगा अगर मैं इस भालू को बिंग शहर में 10,000 RMB में बेच सकूं? फैंग यू ने कहा। कितना? झांग मुहुआ ने फिर पूछा। 10,000, टीचर सन ने मुझे बताया, फैंग यू ने कॉन्फिडेंस से कहा। हालांकि चीन में सुधार और खुलेपन को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी ऐसे ज़्यादा घर नहीं थे जिनके पास 10,000 RMB थे। उदाहरण के लिए फैंग यू का परिवार 10,000 रूम वाले घरों में से एक था। शहर में ज़्यादा अमीर लोग और विदेशी थे। फैंग यू ने अपने पिता को बताया था कि इस भालू की कीमत 10,000 RMB कैश है। हालांकि दूसरों को खेती के लिए ट्रैक्टर उधार देने से भी उतनी ही कमाई हो सकती है, लेकिन ये बहुत थकाने वाला काम था और वे फसल बिकने के बाद ही पतझड़ में पैसे जमा कर सकते थे। ये रकम बैंक में रखने पर कुछ ब्याज भी कमा सकती है। बेटा, तुम बहुत स्मार्ट हो। कल अपने पापा को भालू शहर में बेचने दो, वे रास्ते में तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए नए कपड़े भी ले जा सकते हैं। झांग मुहुआ खुशी से मुस्कुराई जब उसने सुना कि भालू की कीमत 10,000 RMB है। दूसरों को ट्रैक्टर उधार देने की तुलना में यह इसके लायक था, भले ही भालू की कीमत सिर्फ 5,000 RMB थी। फैंग शिंगताई ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। बेटे को सारा क्रेडिट मिला जबकि मुझे सिर्फ दोष मिला।
अब परिवार का मुखिया कौन है? अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 5, भालू को बेचना। नए साल के दूसरे दिन की सुबह फैंग शिंगताई ने फैंग यू के साथ मिलकर भालू को एक ट्रैक्टर गाड़ी पर लादा, जिसे 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खींचेगा। फैंग डैनिंग भी साथ चली गई क्योंकि उसने कहा कि वह शहर में एक क्लासमेट से मिलना चाहती थी। फैंग शिंगताई को कुछ नहीं पता था, लेकिन फैंग यू को पता था। उसे याद था कि उसके जीजा ने उसकी बहन को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इतनी बहादुर होगी कि शहर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी। ट्रैक्टर का ड्राइविंग कंपार्टमेंट बड़ा नहीं है, इसलिए फैंग यू और उसकी बहन सिर्फ टायर के ऊपर लगे मेटल मडगार्ड पर ही बैठ सकते हैं। वे 3 घंटे बाद शहर पहुंचते हैं। नए साल का दूसरा दिन था। सड़कों पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई दुकान खुली नहीं थी। उन्हें नए कपड़े नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि वे एक इंटरनेशनल होटल जा रहे हैं जो इस समय खुला है। नमस्ते, मैं मैनेजर यू को ढूंढ रहा हूँ, फैंग यू ने कहा। युवक, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे आपके मैनेजर मिस्टर यू चुन युआन को एक भालू बेचना है। मैंने कल रात फ़ोन किया था। अरे, क्या तुम मिस्टर फैंग के बेटे हो? 1 मिनट रुको, मैं हमारे मैनेजर को फ़ोन करता हूँ। करीब 2 मिनट बाद सूट और टाई पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। मैनेजर यू के पीछे सफ़ेद शेफ के कपड़े पहने 2 शेफ आए। तीनों ने फैंग जिंगताई को देखा, जिससे वह घबरा गया। हेलो मिस्टर फैंग, अपना भालू ले आइए। मैंने आपके भालू को देखने के लिए 2 शेफ बुलाए हैं। चिंता मत कीजिए, हम आपको सही दाम देंगे। मैनेजर यू ने फैंग जिंगताई से जोश से हाथ मिलाते हुए कहा। भालू बाहर ट्रैक्टर गाड़ी में है। जब वे बात कर रहे थे तो बाहर लोगों के ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ें सुनाई दीं। फैंग यू जल्दी से बाहर भागा। उसे डर था कि कोई भालू की खाल को नुकसान न पहुंचा दे या उसका भालू चुरा न ले। दरवाजे पर उसने 2 लाओ माओजी सोवियत को भालू को देखते हुए देखा। खुशकिस्मती से फैंग यू ने पिछली जिंदगी में रशियन पढ़ी थी। वह न सिर्फ रशियन बोल सकता है, बल्कि उसे पढ़ने लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वह समझता है कि वे खूंखार काले भालू को देखकर हैरान हैं। अगर वे भालू की खाल वापस खरीद पाते हैं तो वे ज़रूर अपने दोस्तों के सामने लाइमलाइट में रहेंगे। सर, मैंने अपने दोस्तों के साथ इस भालू का शिकार किया था। मैं भालू का मांस होटल को बेचना चाहता हूं, लेकिन हम भालू की खाल और उसका पित नहीं बेचना चाहते। किरिलेंको ने हैरानी से फैंग यू की तरफ देखा। ये लड़का तो सिर्फ 15 या 16 साल का है। वह रूसी कैसे समझ सकता है? और उसने कहा कि उसने इस काले भालू का शिकार किया। मुझे मत बताओ कि वह एक मशहूर चीनी शिकारी परिवार से है। निशानेबाजी बहुत अच्छी है, सारे घाव सिर पर हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में कोई नुकसान नहीं है। ये लड़का सच में एक शार्प शूटर है। मुझे इस भालू की खाल वापस खरीदनी होगी और सबको बताना होगा कि मैंने चीन में इस भालू का शिकार किया है। दोस्त, मुझे इस भालू की खाल में बहुत दिलचस्पी है। मुझे बस ये खाल चाहिए और मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत दे सकता हूँ। किरिलेंको ने गंभीरता से कहा। कितना? मैंने एक खरीदार से संपर्क किया है और वह मुझे इसके लिए अच्छी कीमत दे रहा है। वह कितना दे रहा है? उसने जो दिया है मैं उससे 2 गुना दूंगा, किरिलेंको ने कहा। उसने $10,000 की पेशकश की। किरिलेंको ने एक पल सोचा और कहा, 10,000? तो मुझे 20,000 देने होंगे। थोड़ा महंगा है, पर कोई बात नहीं। मुझे ये खाल चाहिए। मैं रूबल की बात कर रहा हूँ, फैंग यू ने कहा। मौजूदा एक्सचेंज रेट पर एक रूबल 3-4 RMB के बराबर है। किरिलेंको ने त्योरियां चढ़ाईं। ये चीनी खरीद लालची है। रूबल की कीमत RMB से कहीं ज़्यादा है। नामुमकिन। अगर यह 20,000 RMB है तो मैं आपको तुरंत पेमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किरिलेंको को यह नहीं पता था कि फैंग यू को दिए गए उसके जवाब से पता चलता है कि किरिलेंको सच में खाल चाहता है और 20,000 रूबल की कीमत लेने को तैयार है। तो फिर यह शर्म की बात है। मैं सोवियत यूनियन के एक दूसरे विदेशी को भी खाल बेचने जा रहा हूँ। वह 10,000 रूबल देने को तैयार है, फैंग यू ने कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ गया। मैं 10,000 रूबल भी दे सकता हूँ, किरिलेंको ने तुरंत कहा। नहीं, हम इस बात पर सहमत हुए कि आप 2 गुना पैसा देंगे। 20,000 रूबल। मैं आपकी खाल उतारने और उसका इलाज करने के लिए लोगों को रख सकता हूँ, फैंग यू ने जवाब दिया। इस समय फैंग जिंगताई और यू चुन युआन हैरान होकर फैंग यू को देख रहे हैं। फैंग यू सच में सोवियत से रशियन में बात कर सकता है, लेकिन वे किस बारे में बात कर रहे हैं? वे भालू को खरीदने की डील पर बात तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? किरिलेंको ने अपने साथी से बात की और फैंग यू की तरफ सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। मैं कुछ ही दिनों में मॉस्को लौट जाऊंगा। कोई बात नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। किरिलेंको को यकीन है कि फैंग यू शिकारियों के परिवार से है और अक्सर विदेशियों के साथ डील करता है।
अगर नहीं, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में कैसे सोचा? उसे ये भी लगा कि फैंग यू न सिर्फ एक शानदार शिकारी है बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। किरिलेंको को नहीं लगता कोई और बिंग सिटी में हमारे इंटरनेशनल होटल के अलावा कौन इतनी ज़्यादा कीमत दे सकता है। मिस्टर फैंग, ये भालू ज़्यादा देर तक फ्रीज रहेगा तो फ्रेश नहीं रहेगा। यू चुन युआन ने गर्व से कहा। मैनेजर यू, क्या आपको लगता है कि जो 2 गेस्ट अभी अंदर गए हैं वे भालू के पंजे और पिट के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं? और इतने बड़े भालू के साथ आपका रेस्टोरेंट एग्जॉटिक डिशेस दे सकता है। मुझे लगता है कि पार्टी लीडर्स अगर इन डिशेस के बारे में जानेंगे तो वे यहाँ खाना खाने को तैयार होंगे। फैंग यू ने कहा। वह कीमत कम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगा कि भालू इस कीमत के लायक है। अगर कुछ साल बाद की बात है तो काले भालू का कानूनी तौर पर व्यापार किया जा सकता है, लेकिन उस समय भालू इतने कम मिलते हैं कि एक भालू लाखों में बिक सकता है। कई अमीर लोग हैं जो भालू की डिश खाने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। भालू के पंजे की पकी हुई डिश 100,000 में बिक सकती है। तुम नौजवान, लेकिन जो कीमत तुम चाहते हो वो बहुत ज़्यादा है। एक भालू के पंजे के लिए 1000 RMB। क्या तुम जानते हो कि तुम 1000 RMB में कितना चावल खरीद सकते हो? तुम्हारा पूरा परिवार 1 साल में भी वो चावल खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, वे बाहर आ रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उन्हें बेच दूंगा। वे पहले कीमत के बारे में पूछ रहे थे लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले आपको बेचने का वादा किया था और उन्होंने हार मान ली। फैंग यू ने किरिलेंको और उसके साथी की ओर इशारा करते हुए कहा। यू चुनयुवान ने दांत पीसते हुए कहा, बिना खाल वाले भालू के लिए 7000 RMB। इसके अलावा मैं खाल उतारने में आपकी मदद मुफ्त में करूंगा। फैंग यू मुस्कुराया। आपको 1 हफ्ते के अंदर खाल का भी इलाज करना होगा। हम अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। PS1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1988 के आखिर में शुरू होता है। PS2 कॉन्ट्रैक्ट पुराने समय से मौजूद हैं। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर दैन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।